सभी के लिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन बच्चों ये होने वाला है, तो सभी लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी करें तो कर देना यार, क्या जाता है, कर दिया करो कभी तो किसी का भला। नहीं चाहते हो तो मत करना, बस इतना ही बोलूंगा तुमसे। ठीक है, और कैसे हो भाई आप लोग? बढ़िया हो ना? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इनको बनाने के मेथड्स क्या हैं, ये सारी के सारी चीजें हम आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी जल्दी से आ जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए बच्चों। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम आज जड़ से खत्म कर देंगे, मतलब अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेंगे। अब देखो, जो बच्चे नहीं जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, तो अगर एल्किल समूह जो होता है बच्चों, अगर हमने इस एल्किल समूह को कार्बोक्सिलिक समूह जो कि हमारा है COOH, अगर हमने एल्किल समूह को कार्बोक्सिलिक समूह से जोड़ दिया तो ये जो आपको दिख रहा है बच्चों, यही है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चा? कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग बोलते हैं। तो यदि एल्किल समूह से कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हो, मतलब COOH समूह जुड़ा हो, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चा बाड़ी? कार्बोक्सिलिक समूह, सॉरी, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोला जाता है। मैंने यहां पर यही लिखा है, यदि एल्किल समूह से COOH समूह, अभी COOH समूह को क्या बोलते हैं बच्चा बाड़ी? कार्बोक्सिलिक समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह। अगर COOH समूह या कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे यौगिकों को क्या बोलेंगे बच्चों? तो ऐसे यौगिकों को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना, तो एल्किल समूह के बारे में सभी जानते हो भाई। आपका जो R होता है, इस R की जगह आप CH3 लगा सकते हो, आप C2H5 लगा सकते हो, आप C3H7 लगा सकते हो। जितने भी एल्किल समूह हैं आप यहाँ पर R की जगह लगा दोगे, बट COOH की जगह आपको कुछ नहीं लगाना है। आपका मन करे COH की जगह आप कुछ और लगाने लग जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो आज बच्चे बहुत ज्यादा कम है, मुझे ऐसा लग रहा है राखी का प्रकोप इन लोगों के ऊपर पड़ गया है, इनको पढ़ाई वढ़ाई से मतलब नहीं है भाई। जितने भी फंक्शंस हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, बट स्टडी को प्रायोरिटी पहले दिया करो। ठीक है, बिकॉज इसी की वजह से आप फ्यूचर में कुछ बनने वाले हो। ठीक है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज भी पढ़ाएंगे, हो सकता है कल भी क्लासेज आपकी चलें, तो आपका कर्तव्य बनता है कि हर क्लास को देखना है आपको। ठीक है ना, चलिए ये हो गया बच्चा। तो देखो यहाँ पर ये जो एल्किल समूह है ये किससे जुड़ा हुआ है? COOH समूह से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है हमारा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इस R की जगह अगर मैंने CH3 लगा दिया तो ये हमारा एसिटिक अम्ल बन गया, C2H5 लगा दिया तो ये हमारा प्रोपेनोइक अम्ल बन गया। इसी तरीके से आप कार्बोक्सिलिक अम्ल और भी बच्चों बना सकते हो। तो ये छोटा सा चीज उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई भी पूछे, जैसे फॉर्मिक एसिड होता है SCOH, एक अपवाद है, कहते हैं ना हर जगह अपवाद होते हैं, तो यहाँ पर H है, बट कायदे में क्या होना चाहिए था? एल्किल समूह। तो कहते हैं ना अपवाद हर जगह हैं, तो यहाँ पर भी बच्चों ये अपवाद ही है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है कार्बोक्सिलिक अम्ल तो मेरे को जल्दी से कमेंट करिए। लो कितने बच्चे आज तो स्टूडेंट तो बहुत ही कम है क्लासेस में। हाँ बहुत ही ज्यादा, ओनली 65 स्टूडेंट्स इस टाइम लाइव हैं भाई, ओनली 65। बेइज्जती सी करा रहे हो और तुम लोग। सेशन स्टार्ट कर दिया तो लेना पड़ेगा, बट कल मैं भूल के भी सेशन नहीं लूंगा यार। हो सकता है कल और ज्यादा बच्चे कम आए, तो वो मुझे से बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से कल मैं क्लास नहीं लूंगा। लाइक एंड शेयर कर दीजिए बच्चों, लाइक एंड शेयर जल्दी से करिए। मैंने बोले वही तो बोला, देखो मेथेनोइक अम्ल ये रहा, और ये कहते हैं ना हर जगह अपवाद होते हैं, ये एक अपवाद स्वरूप है। IPS में इसको मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड को। ठीक है, चलिए क्लियर है ना बच्चा। अब देखो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो जो हमारा COOH समूह लगा हुआ है ना, उसकी संख्या के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रकार किस आधार पर इनको बनाया गया है? COOH समूह की संख्या के आधार पर। COOH समूह की संख्या, मतलब ये COOH समूह कितने हैं, ठीक है, उस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। तो देखो COOH समूह की संख्या के आधार पर आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैंने यहां पर कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल के टाइप यहां पर लिख रखे हैं। उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होंगे, अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे ना, थोड़ी बड़ी बड़ी आंखें कर लो, शायद दिख जाए। ठीक है,
पहला टाइप क्या है बच्चों, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो का मतलब सभी को पता होगा, मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल और केवल एक COH समूह पाया जाता है, कितने, केवल एक COH समूह पाया जाता है, उनको बच्चों क्या कहते हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल COH, SCOH, CH3COH, ये सभी इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। डाई का मतलब क्या होता है, दो, और ट्राई का मतलब बच्चों क्या होता है, तीन। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दो होंगे COH समूह, भाई उनको क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। और जिनमें भाई तीन होंगे उनको ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑक्सिलिक अम्ल का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। देखिए मैंने जो बात बताई ध्यान से समझना, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है बच्चों। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं, भाई यहां पर 2 बार लिख दिया है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल और केवल एक COH समूह पाया जाता है, कितने, केवल एक COH समूह पाया जाता है, उनको कहते हैं बच्चों मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसके एग्जांपल तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COH समूह, इसको क्या बोलते हैं हम लोग वैसे, कार्बोक्सिलिक समूह। जो बच्चे नहीं जानते हो उनको हमने बता दिया किसको, कार्बोक्सिलिक समूह बच्चों बोला जाता है। तो जिनमें एक COH समूह पाया जाता है बच्चों, उनको कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जांपल SCOH, कितने COH हैं इसमें, एक फॉर्मिक अम्ल। इसमें कितने COH हैं, एक एसिटिक अम्ल। इसमें कितने COH हैं, एक प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये क्या है बच्चों, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल के एग्जांपल्स हैं। अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछेगा तो शायद सभी बच्चे बता देंगे कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल और केवल एक COH समूह पाया जाता है, उनको कहते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप लोगों को बच्चों ये दिख ही रहे होंगे। अगर आपसे बोले कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे कहते हैं, तो आपकी समझ में आ गया कि ऐसे यौगिक, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एल्किल समूह कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ हो, उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब कितने प्रकार के होते हैं, COH समूह की संख्या के आधार पर मैंने आपको 3 प्रकार बताए, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होंगे, जिनमें एक COH समूह जुड़ा हो। डाई क्या होंगे, जिनमें 2 COH समूह जुड़े हों। ट्राई क्या होंगे, जिनमें 3 COH समूह जुड़े हों। क्लियर है बच्चों, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनमें आपको दिक्कत, ये बेसिक है यार, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये यहां पर आप देख सकते हो, और ये टिपिकल चीजें नहीं है, बहुत ही आसान चीजें हैं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो ना, वही चीजें बच्चों मैंने यहां पर लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया यहां पर कर दिया है। देख लीजिए, यहां तक किसी को दिक्कत है मेरे को जल्दी से कमेंट करिए। ये देखिए, फिर मेरे को कमेंट करके सभी बच्चे बताइए कि यहां तक किसी को भी कोई परेशानी है, यस और नो। करिए बच्चों जल्दी से कमेंट, डू फास्ट। कमेंट करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त, कमेंट जरूर किया करो हर चीज पे, ठीक है ना। जो चीजें आपसे पूछते हैं कमेंट करने में आप लोग सबसे ज्यादा कंजूसी कर दो। जैसे कमेंट करने में कुछ घिस जाएगा या फिर हम आपसे पैसे वैसे ले लेंगे, ठीक है। देख लीजिए जल्दी से, मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत हो। अगर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करिए। आज बच्चे बहुत कम है तो यार उतना मन नहीं कर रहा आपको पढ़ाने का, बट अब क्लास स्टार्ट कर दी है तो सेशन तो लेना पड़ेगा। एक कहावत सुने होंगे आप लोगों ने, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ठीक है। सुने हो ना, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको एक कहावत बता दी है बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए सभी को क्लियर है, ज्यादातर बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, डाई का आप सभी को पता चल गया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल 2 कार्बोक्सिलिक समूह या 2 COH समूह पाए जाते हैं, उनको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, COH 2 हैं, ऑक्सिलिक एसिड, इसमें 2 अक्रिस्टलीय जल के अणु भी लगे होते हैं। एक आप यहां पर देख रहे हो CH2, एक COH समूह ये रहा, एक COH समूह ये रहा, ये आपका है सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। तो इनमें आप क्या देख रहे हो भाई, इनमें 2 COH समूह लगे हुए हैं। तो मैंने ऊपर यही लिखा है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल और केवल 2 COH समूह पाए जाते हैं, उनको कहते हैं डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे यहां पर आप लोगों ने देखा ये ऑक्सैलिक अम्ल है, यहां पर आप लोगों ने देखा ये सक्सिनिक अम्ल है। इनमें आप लोगों को 2 COH समूह बच्चों दिख रहे होंगे, इसी वजह से इनको बोला जाता है बच्चों डाई। डाई का मतलब क्या होता है, 2, ठीक है ना, क्लियर यहां तक। और ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COH समूह पाए जाते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड जो कि नींबू में पाया जाता है, आप लोगों ने गलती से इसका नाम सुना हो। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं बच्चों, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COH समूह पाए जाते हैं, उनको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहलाते हैं बच्चों, वो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं।
एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड। आप लोगों को दिख रहा है एक COH समूह, 2 COH समूह और 3 COH समूह। तो इसमें कितने COH समूह है बच्चा पार्टी? 3। इसी वजह से इसको बोला जाता है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 3 COH समूह या 3 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं बच्चों, उनको हम लोग कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहां तक क्लियर है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करो बच्चों। देखो ये मैं विद प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा, ये टेस्ट है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाएंगे तो हमें CO2 की झाग उत्पन्न मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पर आप देख सकते हो। और मैं यही आपको विद प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो भाई नीचे तो आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए, अब इस बीकर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? विनेगर, सिरका जानते हो ना, सिरका लेंगे और सिरके में कौन सा एसिड होता है बच्चों? एसिटिक एसिड होता है। तो ये विनेगर है, इस विनेगर को हम इस बीकर में थोड़ी सी मात्रा डालूंगा भाई, नहीं तो ये ज्यादा आ जाता निकल के। ठीक है, और कलर के लिए भाई मैं इसमें 2 बूंद उजाला की भी डालने वाला हूं। ठीक है, कितनी बूंद? 2 बूंद, तो ज्यादा नहीं डालूंगा। चलिए, दो नहीं, ज्यादा हो गई है। ठीक है ना? अभी क्या होगा, हम लोगों ने क्या किया बच्चा? ये 4 कलर है, हमने क्या ले रखा है? ये रहा एसिटिक एसिड जो कि सिरके में है, बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। इसमें मैं सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो बेकिंग सोडा की कुछ मात्रा जब मैं इसमें डालूंगा, ठीक है, ये क्या है मेरे पास? बेकिंग सोडा है। तो ये क्या है मेरे पास? एसिडिक एसिड है। क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं कुछ मात्रा जो बेकिंग सोडा की है इसमें जैसे ही डालूंगा तो आप लोगों को दिखेगा बच्चा रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, CO2 की झाग आपको दिख रहा है? देखिए जरा, अगर दिख रहा है तो मेरे को बताइए। ये CO2 की झाग इसमें बन रही है भाई। अगर आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ी सी मात्रा, भाई ज्यादा मत डालिए। ठीक है, ये CO2 की झाग देखिए भाई, आपको विजिबल होंगी। देखिए CO2 की झाग इसमें बन रही है, आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। और ये विद प्रैक्टिकल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो झाग है किसकी झाग है बच्चों? ये CO2 की झाग है। ठीक है ना? किसकी झाग है बच्चा? CO2 की झाग। तो विद एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने इसको समझा कि कैसे CO2 की झाग इसमें उत्पन्न होती है। क्लियर है सभी को? ये परीक्षण होता है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैं सिट्रिक एसिड के साथ भी यही चीज कर सकता हूं, सिट्रिक एसिड को इसमें मिलाऊंगा। ठीक है, और सिट्रिक एसिड में क्या डाला जाएगा भाई? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। तो क्या होगा? उसमें से भी CO2 की झाग उत्पन्न होगी। ठीक है बच्चों, तो भाई होने क्या वाला रिएक्शन? ये Na हम इस H की जगह लगा देंगे और यहां से एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक O, H2O बन जाएगा, जो कि यहां पर इन्होंने नहीं दिखाया है। और CO2 की झाग, ये CO2 की झाग आप लोगों ने देख लिए बच्चों, तो यहां पर CO2 की झाग उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर भाई? दिख गया ना सभी को? हमको बस वही चीजें समझनी है। आगे हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं बच्चा पार्टी। ठीक है, तो डाल लीजिए सभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। ठीक है, तो पहला है एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा। एल्डिहाइड सभी पढ़े हो ना सभी एल्डिहाइड्स को? तो हम यहां पर जब एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं ना K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के द्वारा, तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें तो किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं यहां पर इसे समझा दे रहा हूं। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा R सिंगल बॉन्ड CHO प्लस नेस्टर ऑक्सीजन, ये हमें कहां से मिलेगा? तो K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 के द्वारा। ठीक है, मिल गया? मिल जाएगा ना? अब क्या होगा बच्चों? इस O को भी हम इसके साथ कनेक्ट करा देंगे। R सिंगल बॉन्ड C, एक O पहले से है, एक O ये वाला आ गया और H पहले से है ही है। तो ये क्या है? आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्योंकि इसमें एक ही COOH समूह लगा हुआ है। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अब यहां पर आप विद एग्जांपल समझा सकते हो। R की जगह कोई एल्किल समूह ले लो, तो CH3 CHO प्लस नेस्टर ऑक्सीजन, ये हमें कहां से मिला बच्चा? इन दोनों के द्वारा मिला। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? तो CH3 COOH एसिटिक एसिड या सिरके में। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है, बड़ा सिंपल सा है। क्लियर है तो मेरे को कमेंट करो बच्चों। इस रिएक्शन में किसी भी बच्चों को मेरे को नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करो यार पहले, ये इतने कम लाइक मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं अब। ठीक है,
जल्दी से करिए। चलिए भाई देख लीजिए बच्चा, ये पहली रिएक्शन हमने आपको बता दी है, ठीक है, कैसे हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाएंगे। क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए भाई। देखो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 ये आपस में क्रिया करके K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस H2O और नेक्स्ट ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जो क्रिया के दौरान समझना, K2 ये आगे जाके रिएक्शन पूरी हम लोग आपको कराएंगे प्लस H2SO4, ये जब कराई जाती है ना तो क्या बनता है जानते हो, K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस H2O और नवजात ऑक्सीजन। जब इनकी आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो जो नवजात ऑक्सीजन इस क्रिया के दौरान बन रहा है वो इसमें काम करता है ऑक्सीडेशन का। नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। ये पहला पॉइंट है बच्चों जो मैंने अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दिया है। ठीक है ना, ये हमारा पॉइंट पहला क्लियर है और उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। दूसरा है एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। दूसरा क्या है बच्चों, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। तो एस्टर्स के बारे में आप लोग गलती से पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है। RCOO R' जल अपघटन HOH और यहां पर आपका H2SO4 का प्रेजेंस रहता है। अब होने क्या वाला है बच्चा बाड़ी, आपको वो समझना है, क्योंकि हम सारी चीजें बड़ी सिंपल तरीके से इनको समझ सकते हैं अगर हम समझने का प्रयास करें तो। यहां पर हम लोगों ने सेम चीज की है, RCOO R' लिया है, जल के साथ इसकी क्रिया कराई है, करना कुछ नहीं है। इस RCO के साथ इस H को लगा दो R' की जगह, इस R' को OH के साथ लगा दो, खत्म कहानी। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल चीज है यार, ठीक है। तो ये RCOO ये वाला H इस R' की जगह लगा दो, मतलब H की जगह R' को लगा दो, R' को H की जगह लगा दो, RCOOH प्लस R'OH। तो ये क्या है हमारा बच्चों, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है ये, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों। और जो आप उधर देख रहे हो ये क्या है बच्चा बाड़ी, आपका एल्कोहल है। यहां तक समझ में आया सभी को। और ये क्या है हमारा, एक एस्टर है। यहां पर मैं एक एस्टर लूंगा तो यहां पर मैंने ले लिया CH3 COO, उधर ले लिया मैंने C2H5। मैं इसका जल अपघटन करा रहा हूं बच्चों और H2SO4 का हमारा यहां पर बच्चों क्या है, प्रेजेंस। होगा क्या कि इसका ये जो CH3CO है, ये वाला H इस C2H5, यहां से आप ये C2H5 बिल्कुल हटा दीजिए, इसकी जगह पर यहां पर H को बच्चों लगा दीजिए और ये जो C2H5 है यहां पर इस OH के साथ लग जाएगा। मैं कह सकता हूं मैं H की जगह पर C2H5 को लगाऊंगा और इस C2H5 की जगह H को लगाऊंगा। बस इतना सा मेरे को करना है। तो मेरे यहां पर क्या बनेगा, CH3COOH प्लस C2H5OH। तो ये बच्चों आपका क्या बनेगा, एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। ये क्या है बच्चों आपका, एथिल एल्कोहल है। क्या है ये, एथिल एल्कोहल। और ये जो बना है ये है आपका एथिल एसीटेट। ये क्या है बच्चों आपका, एथिल एसीटेट है। तो जब हम एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं अर्थात जल से क्रिया कराते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बच्चों प्राप्त हो जाते हैं। रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, बड़ी सिंपल सी प्यारी सी रिएक्शन है, इनमें दिक्कत मेरे को नहीं लगता किसी को होना चाहिए। ठीक है, अम्ल एमाइड का अगर हम जल अपघटन कराएं बच्चों HCl की प्रेजेंस में, तब भी हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो तीसरा है अम्ल एमाइड RCONH2। ठीक है, इसका भी हमें क्या कराना है, जल अपघटन HOH और HCl की यहां पर बच्चों प्रेजेंस है। ये अम्ल एमाइड है। अब होगा क्या यार, बड़ी सिंपल सी प्यारी सी रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है वैसे इसमें देखा जाए तो, और होने को यार बहुत कुछ भी है। देखो यहां से ये NH2 बिल्कुल हटा दो, ये पूरा हटा दो और ये वाला NH2 के साथ ये वाला H जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दिया और इसको ऐसे करके कर दो और इसको ऐसे करके कर दो। ये NH2 यहां से बिल्कुल हटेगा, इसकी जगह पर OH लगेगा और ये जो NH2 है इस H के साथ जुड़कर बच्चों क्या बना देगा, NH3 अमोनिया गैस। और CH3CO हमारा पहले से है। OH ये वाला OH और आएगा तो क्या हो जाएगा, OH। तो ये क्या बनेगा आपका, सॉरी CH3 की जगह मैं यहां पर R दिखाऊंगा बच्चा। क्या है यहां पर, RCOH जो कि हमारा क्या है,
मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है बच्चों? मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है आपका? अमोनिया है। इतना समझ में आया? ये आपको दिख रहा है बच्चा वाटर है। यही चीज हम यहां पर करेंगे। इस R की जगह मैंने ले लिया CH3। आगे क्या है आपका? CONH2 है। इसका नाम क्या है? एसिटामाइड। ठीक है, क्या नाम बच्चा इसका? एसिटामाइड है। अब जल से क्रिया कराओगे, प्लस H सिंगल बॉन्ड OH, और यहां पर जो प्रेजेंस आपको रखनी है वो किसकी रखनी है बच्चा? HCl। आगे क्या करना आप सभी जानते हो, समझदार हो। इस वाले मैं कह सकता हूं ये NH2 इस H के साथ जुड़कर क्या बना देगा? NH3 अमोनिया गैस। और यहां पर जब ये NH2 बच्चों हट रहा है, इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे? OH। यहां से NH2 को हम बिल्कुल हटा देंगे और इस OH को इस NH2 की जगह बच्चों हम लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा आपका? CH3CO और OH लगा दिया। इसका नाम क्या है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल इसका नाम है। और ये क्या है बच्चों? आपका अमोनिया है। इस तरीके से बच्चों इस तीसरे मेथड के द्वारा भी हम, आप लोग देख सकते हो, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बना सकते हैं। अब कितने बच्चों को यहां तक दिक्कत है? तीसरा दिक्कत है किसी को? सेम दूसरी वाली रिएक्शन की तरह ही है, अगर आप इसे सही तरह समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, जल्दी से कमेंट करो यहां तक आपको क्लियर है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से। ठीक है, इतना कंजूसी ना किया करो। और बच्चे भी बहुत ज्यादा कम है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग जानते हो क्यों कर रहा हूं? बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से आपका थोड़ा बहुत भी नुकसान हो। ठीक है बच्चों, चलिए जल्दी से बच्चों यहां तक कमेंट करिए, यहां तक अगर आपको क्लियर है तो। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा, वैसे अच्छे बच्चे हो। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपको क्लियर है तो। ठीक है, अम्ल हैलाइड्स सेम है ये, अगर देखोगे तो सारी चीज सेम है। अम्ल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा, ये अम्ल हैलाइड है। ठीक है, जल से क्रिया कराओगे, RCO, यहां से Cl बिल्कुल हटा दो, इस OH को Cl की जगह लगा दो, और ये H Cl के साथ कनेक्ट होकर HCl बना रहा है, और ये OH इस Cl की जगह लग जाएगा, तो आपका मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम मैंने यहाँ पर इस R की जगह कोई एल्किल समूह ले लिया, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है। इसका जब आप जल अपघटन कराओगे, यहां से Cl को हटा दो, इसकी जगह पर OH को लगा दो, ये वाला H और ये वाला Cl आपस में मिलकर बच्चों HCl बना लेंगे, और ये जो है ये है आपका एसिटिक अम्ल। मेरे को नहीं लगता इस वाली में किसी को दिक्कत है। भाई चौथे वाले में किसी को दिक्कत है? कमेंट करो जल्दी से। चौथे वाले में किसी को दिक्कत है? सभी बना लोगे चौथी रिएक्शन भाई। HCl यहां पर नावेद अहमद एज अ इंडिकेटर, सॉरी एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है, एज अ उत्प्रेरक, मतलब क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। जो क्रिया धीरे धीरे हो रही थी उसकी दर को बढ़ा देगा, वो क्रिया तेजी से होने लगेगी, तो एज अ कैटलिस्ट यहां पर वर्क करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए अम्ल हैलाइड का जल अपघटन अगर आप कराते हो तो किस तरीके से बच्चों हमको मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो जाते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये बोर्ड में नहीं आती है। पूरी और काइंड इंफॉर्मेशन देखो, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो श्रेणी के प्रथम सदस्य हैं, जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, आपका CH3COH एसिटिक एसिड है, या फिर आपका प्रोपेनोइक एसिड है C2H5COH, ये तीनों जो हैं शुरुआत के इस श्रेणी के तीन सदस्य जो हैं बच्चों, इनकी जो गंध होती है ना वो तीखी गंध की और रंगहीन द्रव है। चाहे आप फॉर्मिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, या फिर प्रोपेनोइक एसिड ले लो, अगर आप इन्हें सूंघ कर देखोगे बड़ी अजीब सी स्मेल आएगी। कलर देखोगे तो इनमें कोई भी कलर नहीं होता, तो ये रंगहीन द्रव है। लेकिन जो आपका ब्यूटरिक अम्ल है C3H7COH से नोनोइक अम्ल C8H17COH तक के जितने भी एसिड्स हैं वो सभी के सभी तेल जैसे द्रव हैं, और जिनमें दुर्गंधी मक्खन, मक्खन खाते हो? नहीं खाते हो? चलो ट्राई करना। दुर्गंधी मक्खन जैसी गंध आती, मतलब मक्खन में बैक्टीरिया फंजाई होते हैं, वो लग जाए, एकदम सड़ जाए, उसके बाद उसे सूंघ कर देखना, बड़ी अजीब सी स्मेल आएगी। वैसी स्मेल आती है C3H7COH से C8H17COH तक।
देखो बच्चों, समझने वाली बात क्या है, हमको उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। 3 सदस्य आपने देखे, चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, एस्टिक एसिड हो या फिर प्रोपेनिक एसिड हो, ये सभी क्या होते हैं, तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव हैं। लेकिन जो ब्यूटरिक अम्ल से लेकर नोनोइक अम्ल तक के एसिड्स हैं, वो सभी कैसे होते हैं, वो तेल जैसे द्रव हैं जिनमें से दुर्गंधी मक्खन जैसी गंध आती है। मतलब अजीब टाइप की स्मेल, आप लोग बोल सकते हो, बड़ी अजीब टाइप की स्मेल आती है। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं कि जो हमारा डेकेनोइक एसिड है C9H19COS से उच्च सदस्य जो है बच्चों वो गंधहीन ठोस हैं। ठीक है, वसा अम्लों की जो श्रेणी है, इसके प्रथम 4 सदस्य जल में पूर्ण रूप से विलय हैं। मतलब फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, आपका प्रोपेनिक एसिड एंड ब्यूटरिक एसिड, ये चारों के चारों बच्चों कैसे हैं, वसा अम्लों की श्रेणी के पहले जो 4 सदस्य हैं, अगर आप उन्हें जल में घोलोगे तो वो पूरी तरह से बच्चों घुल जाते हैं। ठीक है ना, अच्छे से समझना है। अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा, वसा अम्लों की जो जल में विलयता है वो घटती जाती है, और वसा अम्ल जो हमारे कार्बनिक ब्लैक इनको बोल सकते हो, उनमें पूर्ण रूप से विलय होते हैं, चाहे अणुभार बढ़े या घटे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है कुछ जो आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि डेकेनोइक एसिड है C9H19COH से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस हैं, इससे ऊपर के जितने भी होंगे वो गंधहीन ठोस हैं। वसा अम्लों की जो श्रेणी के पहले 4 सदस्य हैं वो जल में पूरी तरह से विलय होते हैं, लेकिन अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा वसा अम्लों की जल में विलयता घटती जाती है। लेकिन अगर आप इनको अल्कोहल में घोलोगे, ईथर में घोलोगे, तो बच्चों ये आसानी से घुल जाते हैं। ये यार उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बिकॉज ये बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। हमको जो पढ़ना है वो आगे है, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम डीपली अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है बच्चों प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से अभिक्रिया, चाहे आप सोडियम से रिएक्शन कराओ या मैग्नीशियम से कराओ, किस टाइप से रिएक्शन होती है थोड़ा सा हमको वो समझना है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो प्रबल धन विद्युतीय धातुओं से हमें क्रिया करानी है, चाहे आप एसिडिक एसिड ले लो या फिर कोई भी फॉर्मिक एसिड ले लो। जैसे मेरे को फॉर्मिक एसिड लेना है तो HCOOH प्लस Na। ठीक है बच्चा, हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे और यहां पर भी हम 2 लगा देंगे। अब होने क्या वाला है कि कितने H हैं, 2H, मतलब हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी H2, और ये जो Na है यहां पर इस H की जगह बच्चों लग जाएगा, तो क्या बनेगा 2HCOONA। नाम भी बड़ा सिंपल होता है, सोडियम, इसको फॉर्मेट बोलते हैं। तो क्या नाम हो गया इसका, सोडियम फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, बड़ी आसान सी रिएक्शन है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एसिडिक एसिड के साथ भी बिल्कुल सेम पंगा होता है, 2CH3COOH प्लस 2Na इज गिवन यू, सेम रहेगा। ये हम इसके साथ कनेक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा 2CH3COONA प्लस हाइड्रोजन गैस बच्चों आपकी निकल जाएगी। तो ये जो बना इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है ना, ज्यादा टिपिकल रिएक्शंस नहीं है, अगर आप समझने की कोशिश करते हो तो आप किसी भी प्रबल धन विद्युतीय रिएक्शन करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर SCOH की क्रिया अगर कराना चाहूं तो कैल्शियम से करा दूं भाई। अब कैल्शियम की वैलेंसी आप सभी को पता है 2 होती है, तो हमें इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, इधर नहीं लगाना है, उधर सोडियम की वैलेंसी 1 होता था, इसी वजह से हमने 2 लगाया। तो होगा क्या बच्चा, इसका HCOO 2 आगे लगा हुआ, उसे बेस में लेके चले जाओ, HCOO का होल ट्वाइस, और इधर मैं CA इसके पीछे लगा दूंगा प्लस। ये H कितने हैं, 2 हैं, तो आपकी हाइड्रोजन गैस बच्चों यहां पर मुक्त हो जाएगी, इसका नाम कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा। क्या है इसका नाम बच्चों, कैल्शियम फॉर्मेट। एक एक रिएक्शन को हमें अच्छे से समझना है, ठीक है ना। बोर्ड में भाई रिएक्शन कैसे भी आए आपको अच्छे से करके आना है, नामकरण भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है बच्चों प्रबल धन विद्युतीय मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, अगर हम उनके साथ इनकी रिएक्शन कराएं तो किस टाइप से रिएक्शन होगी वो मैंने बच्चों आपको यहां पर समझाया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमारा था केमिकल रिएक्शंस में, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की प्रबल धन विद्युतीय धातुओं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, अगर इनके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन निकलती है और आपका लवण बनता है। यही तो हुआ। अगर आपने फॉर्मिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो भाई रिएक्शन क्या हुई, 2HCOONA बना,
और जो हमारी बच्चा हाइड्रोजन गैस थी वो आप यहां पर देख सकते हो, वो आपकी मुक्त हो गई। आप यहां पर सोडियम, ये आपका एसिटिक एसिड है, यहां पर आपने एसिटिक एसिड लिया, ठीक है, गलती से कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ये एसिडिक एसिड है बच्चों। अब इसकी क्रिया सोडियम धातु से कराई तो क्या बना, 2CH3COONA प्लस H2, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट। तो इस तरीके से बच्चों हमें रिएक्शन समझनी पड़ेंगी। पहला पॉइंट जल्दी से बताओ, किसी को दिक्कत है तो, किसी भी धातु के साथ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग उसको करिए, मेरे को बताइए उसका क्या बनेगा। CH3COOH प्लस, कोई भी ले सकते हो आप, Zn ले सकते हो, Zn के साथ आप करा सकते हो, Mg के साथ करा सकते हो, कराना चाहते हो तो करा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मैं Zn ले रहा हूँ। अब मेरे को कमेंट करके बताओ यार बनेगा क्या, कमेंट ना, उसका नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर बता देना कि नाम क्या है जो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बनने वाला है। जल्दी से कमेंट करो सभी बच्चे, क्योंकि आप किसी भी प्रबल धन विद्युतीय धातु से क्रिया कराओगे, किसकी क्रिया कराओगे, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों की। तो यही प्रोसेस होने वाला है, यही रिएक्शंस होने वाली हैं। जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए, बहुत कम बच्चे लाए हुए यार, इतने में मन नहीं करता पढ़ाने का, फिर क्या करूं, इसका टाइम चेंज कर दूं अगर आपका डाटा खत्म हो जाता है तो, मैं तो ये भी कर दूंगा। बच्चा लाइक एंड शेयर करिए जल्दी से, जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव आएंगे उतना ही अंदर से मजा आता पढ़ाने में। भाई समझते क्यों नहीं आप लोग, जल्दी से बताओ क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा बच्चे बाड़ी, कमेंट नाउ। जल्दी से कमेंट करो। चलिए क्लियर है बच्चा, चलिए चलो सभी कर पा रहे हैं, खुद से नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आप लोग ट्राई कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है कि आप कोशिश तो कर रहे हो कम से कम। चलिए भाई इसका देखो, इसके आगे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी बच्चों Zn की होती है 2, ठीक है, Zn 2 होती है, इसी वजह से इसके आगे 2 लिया तो क्या बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस Zn, नाम क्या होगा इसका, जिंक एसीटेट, और आपका हाइड्रोजन गैस बच्चों मुक्त हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों हमको रिएक्शन करनी थी, तो ज्यादा टिपिकल तो नहीं थी, बट फिर भी आप लोग नहीं कर पाए, इट्स योर फॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों सेकंड पॉइंट की तरफ। क्षारों से क्रिया, देखो अम्ल है तो क्षारों से क्रिया करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके सभी को पता है बच्चों क्या बनाते हैं, लवण, ठीक है। चलिए तो बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। दूसरा पॉइंट डाल लीजिए, क्षारों से क्रिया, क्षार रो से क्रिया। अब देखो क्षारों से क्रिया किस टाइप से होगी वो समझिए। अम्ल देखो कोई भी ले सकते हो यार, मैंने HCOH ले लिया, ध्यान से समझना। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएं, NaOH के साथ। ये क्या है, अम्ल है, ये क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, जानते हो सभी। यहां पर भी सेम होगा, ये वाला जो Na है बच्चों, आप इस H की जगह लगा दोगे, यहां से H को बिल्कुल हटा दो, उसकी जगह पर Na को लगा दो, क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा HCOONA प्लस। ये वाला जो H है इसके इस OH के साथ जुड़कर क्या बनाएगा बच्चों, H2। तो ये क्या बना आपका, सभी जानते हो इसका नाम क्या है, सोडियम फॉर्मेट। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम फॉर्मेट। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल। ये क्या है, कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप लोग बोल सकते हो। ये क्या है आपका, फॉर्मिक अम्ल। क्या है बच्चों, ये फॉर्मिक अम्ल। तो यहां पर आप कोई भी एसिड दिखा सकते हो, जैसे मैं CH3COH दिखा दूं भाई,
अब यहां पर अगर आपको क्रिया करानी है, कोई भी एसिड ले सकते हो, कोई भी बेस ले सकते हो, किसी से भी रिएक्शन करा सकते हो, अम्ल और क्षार होने चाहिए। ये आप अम्ल ले रहे हो तो भाई क्षार से ही क्रिया कराओगे यार, किसी ना किसी क्षार से। तो यहां पर मैं NH4OH ले लूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो हमारा एक क्षार है। तो क्या होगा, यहां से ये वाला H हट जाएगा, यहां पर NH4 आपका लग जाएगा, तो क्या बनेगा CH3COONH4। नाम क्या होगा, अमोनियम एसीटेट। क्या होगा बच्चों, अमोनियम एसीटेट प्लस ये वाला OH और ये वाला H आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, H2O या फिर जल का एक अणु। तो ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। तो अब आपकी समझ में आया कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बच्चों बनाते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करो, कर लोगे ना सभी? ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल है। अब मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, आप लोग उसको ट्राई करना, इफ यू कैन, कोशिश करो यार, हो जाए तो बेटर है, नहीं होएगा तो मैं करा दूंगा, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, तो भाई मैं यहां पर ले रहा हूं CH3COH एंड चलिए NaOH तो करा दिया भाई, QH से कराओ, बड़ी छोटी सी रिएक्शन है, मेरे को जल्दी से कमेंट करो। देखो दो रिएक्शंस बच्चों क्लियर हैं। आगे है धातु कार्बोनेटों व बाई कार्बोनेटों से क्रिया। तीसरा पॉइंट डाल लो सभी बच्चे, धातु कार्बोनेटों व बाई कार्बोनेटों से क्रिया, बाई कार्बोनेटों से क्रिया। ठीक है बच्चों, धातु कार्बोनेटों और बाई कार्बोनेटों से किस प्रकार से मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो यहां पर हमने ले लिया बच्चों HCOOH, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, अभी क्या होने वाला है, मैं इसके आगे 2 लगा दे रहा हूं, तो 2HCOO, यहां से 2HCOO इस Na के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों 2HCOONA। ठीक है ना, ये 2 Na यहां से इन 2 H को बिल्कुल हटा देंगे और इसकी जगह पर Na आपका लग गया। आगे क्या होगा, यहां CO3 है बच्चों, एक O आप यहां से कम कर दीजिए तो आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा प्लस। यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने H हैं बच्चों 2, और यहां पर अभी आपका एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, H2O या फिर जल का एक अणु। ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट है। ये क्या है बच्चों आपका सोडियम फॉर्मेट। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। आई थिंक गलती से नाम जानते हो आप लोग, इसका जानते होंगे यार CO2 के बारे में। तो ये धातु कार्बोनेट, इसका नाम अगर आपको नहीं पता है तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ये होते हैं धातु कार्बोनेट। अगर मैं बाई कार्बोनेट से रिएक्शन कराऊं, सोडियम कार्बोनेट, अगर मैं बाई कार्बोनेट से कराऊं, जैसे मैंने ले लिया CH3COOH प्लस NaHCO3, इसका नाम शायद सभी को पता होगा, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट है। अब रिएक्शन कैसे होगा वो थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करना बच्चा, कैसे रिएक्शन होने वाला है। देखिए ये है आपका CH3CO, ठीक है ना, ये H है, इस H को आप यहां से बिल्कुल हटा दो और इसकी जगह पर इस Na को आप लगा दो, क्या बन जाएगा बच्चों, तो CH3COONA प्लस ये वाला H और ये वाला H, कितने H हो गए 2, और यहां से एक ऑक्सीजन, तो 2 H और एक ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे H2O प्लस। आपको पता है यहां से मैंने एक ऑक्सीजन हटा दिया तो यहां पर क्या रह गया बच्चों अब CO2, तो यहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो ये जो बना इसका नाम है सोडियम एसीटेट, जो कि एक लवण है। क्या है बच्चों, ये एक लवण है। ठीक है, और ये आप सभी को पता है यार, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, सिरके से प्राप्त अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाता है, तो ये वही अम्ल है। ये लाल चींटी से प्राप्त अम्ल होता है, लाल चींटी काट लेती हो तो बड़ा जलन सा होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मिक एसिड है, इसी वजह से जलन होती है। तो इसका नाम है बच्चों
फॉर्मिक अम्ल। आ रही है ना रिएक्शन समझ में? समझनी पड़ेंगी बच्चों, रिएक्शन ज्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ी आसान है, समझने का प्रयास करोगे आप लोग तो, अगर नहीं करोगे तो भाई बहुत टिपिकल है। तो करिए आप इसको, CH3COH प्लस K2CO3। मेरे को कमेंट करके बताओ भाई क्या बन रहा है, आप लोग ट्राई करिए, यू कैन ट्राई यार, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा, बता दीजिए। 2CH3COO, H को हटाकर के यहां पर चिपका दीजिए, तो 2CH3COO के पोटेशियम एसिटेट हो गया, प्लस कितने H हैं? 2 हैं, एक ऑक्सीजन यहां से ले लीजिए आप, क्या बन जाएगा? H2, और यहां पर बच्चों क्या रह गया आपका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस तरीके से हमारी बच्चों रिएक्शन होने वाली थी। तो धातु कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेटों से कैसे क्रिया करानी है, फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड या फिर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की, उम्मीद करता हूं आपके दिमाग में फिट हो गई होंगी। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से कमेंट करिए। समझना है आपको रिएक्शंस को यार, रटना नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कितनी रिएक्शंस को डिस्कस किया बच्चा? ये तीसरा पार्ट था जो आप सभी के साथ मैंने डिस्कस कर लिया है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है यहां तक 3 रिएक्शंस भाई? क्योंकि देखो यही रिएक्शंस बच्चों आपको मैं फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में भी कराऊंगा। तो अगर आपने यहां पर इनको अच्छे से समझ लिया तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं होने वाला। अगर यहां नहीं समझा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, फिर मत कहना, ठीक है ना। सोडियम मेथनोएट नहीं, इसका नहीं बोल सकते हो भाई, ठीक है, इसका सोडियम मेथनोएट कैसे बोलोगे? इट्स नॉट अ एस्टर, मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। इट्स नॉट अ एस्टर, आप इसको एस्टर नहीं बोल सकते हो, ठीक है, ये समझ में आएगा। ये एक लवण है, ये एक साल्ट है, इट्स नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। चलिए आगे बात करें बच्चों, आगे बात करें, कुछ नई नई चीजों की तरफ बढ़ें, ठीक है। चलिए, तो ये तीसरा पॉइंट था जहां पर मैंने आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझा दी है। अगर आप अब देखो एल्कोहलों से क्रिया, यहां पर क्या है हमारा? एल्कोहलों से क्रिया है। तो यार अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो एल्कोहलों से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करके एस्टर बनाते हैं, एस्टर नाम का एक यौगिक बनाते हैं, और इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं या फिर एस्टराइजेशन कहते हैं। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलर हैं आई थिंक उन सभी को पता होगा, जो आज पढ़ लिए कल नहीं आएंगे, कल पढ़ लिए परसों नहीं आएंगे, उनको नहीं पता है। और देखो जो ग्रुप मैंने बनाया दिनेश सर पर्सनल ग्रुप, मैं उसमें उन्हीं बच्चों को ऐड करूंगा जो बच्चे यूट्यूब पर लाइव आते हैं, ऐप में लाइव आते हैं, नहीं तो सारे बच्चों को मैं आज से निकालना स्टार्ट कर रहा हूं। क्योंकि यार मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो हमारे को कोऑपरेट करें, हमारे साथ तैयारी करें। बाद में ये होगा हमने स्मार्ट स्टडी क्लासेस से तैयारी की थी, इतने नंबर आए हैं, अपने आप को दोस्त नहीं देखेंगे कि देंगे कि दिनेश सर के साथ हमने या फिर अदर टीचर के साथ हमने स्टडी नहीं की थी, लाइव क्लासेस अटेंड नहीं की थी। अभी तक देखो इरेगुलर रहे बिकॉज थोड़ा सा फंक्शन दे लो या फिर रक्षाबंधन त्योहार थे, इसी वजह से थोड़ा इरेगुलर क्लास रहा, बट आगे नहीं होगा ऐसा। अब आपको रेगुलर जुड़ जाना है, टाइमिंग आपको पता है। अभी कल एक बिग अनाउंसमेंट है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए एल्कोहलों से कैसे क्रिया होता है, तो यहां डाल लीजिए एल्कोहलों से क्रिया, ठीक है, एल्कोहलों से क्रिया। तो देखो आप सभी को फॉर्मिक अम्ल का सूत्र पता है। मैं अगर बात करूं तो भाई क्या होता है, अगर मैं एथिल एल्कोहल ले लूं, C2H5OH है, मेरे को फॉर्मिक एसिड से रिएक्शन करानी है, SCOH इज गिवन यू। तो करते हुए यार चलो मैं उल्टा लिख ले रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे समझ आ जाए। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ SCOH, फॉर्मिक एसिड है मेरे पास, यहाँ मैंने CH3OH ले लिया और यहाँ पर मैंने H2SO4 की प्रेजेंस दिखा दी, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, ठीक है, मतलब एस्टर और जल बनाएंगे। अब रिएक्शन किस तरीके से होती है, तो बेटा इसका HCOH, यहां से H को बिल्कुल हटा दो और इस CH3 को H की जगह पर लगा दो, क्या बनेगा HCOOCH3 प्लस H2। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब दोनों तरफ से क्रिया हो जाती है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, अर्थात ये दोनों आपस में मिलकर इनको बना सकते हैं, इट्स पॉसिबल, ये संभव है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये तो हमारा फॉर्मिक एसिड था, ये क्या था हमारा फॉर्मिक एसिड था। अब इसने क्या किया, मेथिल एल्कोहल से रिएक्शन करा, मेथिल एल्कोहल से क्या किया बच्चों, इसने रिएक्शन किया, प्रेजेंस क्या रही हमारी H2SO4 की।
और इन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया, एक एस्टर, जिसका नाम क्या है, मेथिल फॉर्मेट। क्या नाम है बच्चों इसका, मेथिल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये आपका मेथिल फॉर्मेट बन जाएगा और ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो इट्स अ एस्टर। ये क्या है बच्चों, एक एस्टर है और आपका वाटर बन गया। और ये दोनों आपस में मिलकर ये बना सकते हैं बिकॉज इट्स रिवर्सिबल रिएक्शन। आई थिंक आपने नाम सुना हो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो ये हमारी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो कि दोनों तरफ से हो सकती है। ये दोनों आपस में क्रिया करके ये बना सकते हैं और ये दोनों आपस में क्रिया करके ये बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3COH प्लस C2H5OH, ये भी रिवर्सिबल आपकी रिएक्शन होने वाली है। H2SO4, अब होगा क्या यार, पंगा सेम है। इसका CH3CO, यहां से H को हटा दीजिए और ये C2H5 आप यहां लगा दीजिए, तो क्या बनेगा बच्चा, CH3COO C2H5 प्लस इसका H और इसका OH, ये आपस में मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे, H2। इसका नाम क्या है, एथिल एसीटेट। क्या है बच्चों इसका नाम, एथिल एसीटेट, जो कि है क्या, एक एस्टर है और इसी क्रिया को एस्टराइजेशन या एस्टरीकरण कहा जाता है। ये हमारा है एथिल एल्कोहल। ठीक है बच्चों, और ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। इस तरीके से बच्चों हमारी चौथी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो कैसे एल्कोहलों से क्रिया होती है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की, आई थिंक आपके दिमाग में फीड अब हो गया होगा। क्लियर है तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सर यहां तक हमको सब कुछ क्लियर है। जल्दी से बच्चों बताइए कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। कमेंट नाउ। अगर आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है तो मेरे को एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आपकी समझ में ये पॉइंट्स आने चाहिए। देखो नेम कुछ नहीं है, CH3 को क्या बोलते हैं बताइए, मेथिल। और ये जो बचा हुआ पोर्शन होता है सभी को पता है, ये फॉर्मेट कहलाता है। यहां पर भी सेम है, C2H5 को क्या कहते हैं, एथिल। और ये जो बचा हुआ ये वाला है इसको एसीटेट कहते हैं। ये बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, जो कि बच्चे बच्चे जानते हैं। साबुनीकरण नहीं है भाई, ये वो वसाम्ल अलग होंगे, वो वसाम्ल मैं आपको अलग से बताऊंगा। ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, वो उच्च होते हैं, ठीक है ना, वो आपको आगे जाके समझ आएंगे, टेंशन मत लीजिए, वो भी समझाएंगे। अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको आप लोग समझिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है, जल्दी से लाइक एंड शेयर करिए और बच्चों तक पहुंचाइए। लाइक बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप देख सकते हो, मैंने आपको पीछे समझा दिया। आगे जो नेक्स्ट है वो है PCl3 और PCl5 से क्रिया एंड थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। मैं तीनों से क्रिया कराऊंगा, PCl3, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। या फिर हम कह सकते हैं ये जो रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड से क्रिया। ये पांचवा पॉइंट है, हमें किससे करानी है, PCl3, PCl5 व SOCl2 से। अब इनसे हमारी कैसे रिएक्शन होगी बच्चों, किसकी रिएक्शन में करा रहा हूं भाई, किसकी रिएक्शन करा रहा हूं बच्चों, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है ना। अब समझिए रिएक्शन आपका किस टाइप से होने वाला है। देखिए PCl3, अगर मैं यहां पर CH3COH ले रहा हूं प्लस PCl3 इज गिवन यू, ध्यान से समझना जो बात मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, इट्स इंपॉर्टेंट। मुझे इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा, अभी समझ आएगा क्यों लगाना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम बच्चा। इसका CH3CO इनके 3 Cl के साथ लग जाएगा, क्या बनेगा 3CH3COCl, यही तो बनेगा। आगे क्या होगा, कितने H हैं 3, P कितने O हैं 3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं H3PO3। ये जो बना इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, एसिटिल क्लोराइड है। और जो आपको आगे दिख रहा है ये है आपका आर्थोफास्फोरस अम्ल। क्या है बच्चों, ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है। और ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये एसिटिक एसिड है। ये PCl3 से ऐसे रिएक्शन होगा, चाहे आप एसिटिक एसिड ले लो या फॉर्मिक एसिड ले लो, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही हैं, तो मैं इन्हीं की रिएक्शंस लेके आपको समझा रहा हूं। अब मैं PCl5 से कराऊंगा, तो CH3
COOH प्लस PCl3 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड Cl इज गिवन यू। ध्यान से समझना जो बात आपको बता रहा हूं। इसका CH3CO इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा CH3COCl प्लस। ठीक है, ये वाला O P और Cl3 के बीच में चिपका दो। ये जो O आपको दिख रहा है इसको P और Cl3 के बीच में चिपका दो, तो क्या बनेगा POCl3 प्लस। ये वाला जो H है इस प्यारे से सुंदर Cl के साथ लग जाएगा और क्या बन जाएगा बच्चों आपका HCl। तो ये क्या है एसिटिल क्लोराइड, ये जानते हो क्या है फास्फोरिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की, चाहे आप एसिडिक एसिड ले लो या फिर फॉर्मिक एसिड ले लो। सेम बच्चों में आपको करा के दिखाऊंगा थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो CH3COH प्लस SOCl2, ध्यान से समझना। तो बेटा होने क्या वाला है इसका CH3CO, यहां से एक Cl इसके साथ आप चिपका दो, क्या बनेगा CH3COCl प्लस। आगे क्या होगा वो समझिए। ये वाला जो ऑक्सीजन है इस SO के साथ जुड़कर क्या बना लेगा SO2 प्लस। अभी क्या रह गया ये वाला H रह गया और यहां पर एक Cl रह गया, क्योंकि एक Cl आपने यहां पर चिपका दिया था। तो एक H और एक Cl आपस में मिलकर क्या बनाएंगे HCl। तो ये बना आपका एसिटिल क्लोराइड। क्या है ये एसिटिल क्लोराइड है। और जो SO2 आपको दिख रही है इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहां पर ये एसिडिक एसिड, ये भी एसिडिक एसिड और ये भी एसिडिक एसिड, और यहां पर आप कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। सेम PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ क्रिया होने वाली है। इसका नाम है बच्चों थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका थायोनिल क्लोराइड। इस क्रिया का बच्चों सॉरी इस कंपाउंड का नाम है। और इस तरीके से रिएक्शंस होती हैं। मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन HCOOH प्लस PCl3 is given you HCOOH plus PCl5 is given you HCOOH plus SOCl2 is given you। मेरे को बताओ कमेंट करके क्या आप इन तीनों रिएक्शंस को बच्चों कर सकते हो। कमेंट करो क्या आप इन तीनों रिएक्शंस को बच्चों कर पाओगे। कमेंट नाउ इफ यू कैन कमेंट।